हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सिंह। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं घटनाचक पब्लिकेशन की यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए जो उन्होंने बुक निकाली थी, उसका ये वीडियो नंबर 2 है, जिसमें हम मध्यकालीन भारत का इतिहास डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो सिलेबस है उस हिसाब से ये बुक बनाई गई है। तो सबसे पहले इसमें जो टॉपिक है, सिलेबस में भी जो टॉपिक है वो है सल्तनत काल। ठीक है, तो सल्तनत काल के लिए उन्होंने पहला क्वेश्चन दिया है कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, इराक के हालिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। कठिन संघर्ष के बाद मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध के शासक दाहिर को पराजित करने में सफल हुआ और सिंध को जीत लिया। फारसी ग्रंथ चचनामा, ठीक है, फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है। सबको पता है खजुराहो कहाँ, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं के द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान करते हैं। इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच कराया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत जगह पूछा जा चुका है, कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, पढ़ लेते हैं इसका सॉल्यूशन। मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण किया। उस समय कन्नौज एक शक्तिशाली राज था जिसकी पृथ्वीराज से शत्रुता थी। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच चंदावर में युद्ध हुआ जिसमें जयचंद मारा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। तो 1191 में जो पहला हुआ था उसमें पराजित हो गया था। मोहम्मद गौरी 1191 में हुए तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। इसके पश्चात तराइन के द्वितीय युद्ध जो कब हुआ, 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया था। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है। ठीक, तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान है कासगंज। बहुत बार ये यूपी पीसीएस में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज कांसी रामनगर जिले के पटियाली नामक जो गांव है वहां पर हुआ था। इन्हें उर्दू, खड़ी बोली, कव्वाली और तबला किस किस का सब पूछे जा चुके हैं। उर्दू, खड़ी बोली, कव्वाली और तबला का जनक माना जाता है। उन्होंने किरान उस सादेन, मिफ्ता उल फुतुह, नूह सिपहर, तुगलकनामा, खजाइन उल फुतुह आदि ग्रंथों की रचना की। उन्हें क्या बोला जाता है, तूती ए हिंद भी बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता, तूती ए भारत अभी हमने ऊपर पढ़ा, भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दरबारी थे। ठीक है, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता, तूती ए हिंद भी कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 7, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी। बहुत बार ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बलबन में। ठीक है, बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। क्या है ये नीति, इसके बारे में दिया गया है। लौह और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई। बलबन के राजस्व सिद्धांत के 2 प्रमुख विशेषताएं थी। पहली, सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है और दूसरी, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। ठीक है, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है। तो अलाई दरवाज़ा हमारा कुतुब मीनार में है। ठीक, कुतुब मीनार में यदि आप घूमने गए हो तो कुतुब मीनार में ही आपको दिख जाएगा अलाई दरवाज़ा। नई दिल्ली स्थित अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ। अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार विश्व विरासत स्थल सूची में है।
यह प्रारंभिक तुर्की कला का एक श्रेष्ठ नमूना है। इसके अलावा अलाउद्दीन ने सीरी के किले हजार सितूर महल का भी निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 9, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? 1296 से लेकर 1316। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि 1296 से 1316 ईस्वी थी। इसने 1296 में धोखे से सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या करके स्वयं सत्ता हस्तगत कर ली थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया? तो 1200 ईस्वी के आसपास इसको नष्ट कर दिया गया था। ठीक है, बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन है, मतलब बहुत दूर दूर ऑप्शन है, तो इसलिए 1200 ईस्वी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन मोहम्मद गौरी एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को नष्ट कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय एक आवासीय विश्वविद्यालय का उदाहरण था जो बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। यद्यपि नालंदा एवं विक्रमशिला शिक्षण केंद्र पर आक्रमण कई बार हुए, तो जो ऑप्शन है वो 1200 ईस्वी एक बार को सही हो जाएगा। ठीक है, उसी टाइम रेंज के बीच में इसको तोड़ा गया था। नेक्स्ट है, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष में आक्रमण किया था? तो 1398 में। ठीक है, और इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने वाला है नहीं। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? गयासुद्दीन तुगलक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। कब? 1320 ईस्वी में। ठीक है, खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? सैयद वंश से। खिज्र खान सैयद वंश का संस्थापक था। यह 14 से 14 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा और 1421 ईस्वी में खिज्र खान की मृत्यु हो गई। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता आया था। मोरक्को का यात्री, अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इब्न बतूता था वो किस देश का था? मोरक्को का था। ठीक है, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता तुगलक शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे राजदूत बनाकर चीन भेजा था। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रेहला किससे नाम से? रेहला के नाम से जाना जाता है। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो सबको पता है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है 1526 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। बाबर के तोपखाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुई और इब्राहिम लोदी रणक्षेत्र में मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? तो देखिए, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बरनी, मिन्हाज उस सिराज, ये सब तो थे, लेकिन अब्बास खां सरवानी नहीं था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के इतिहास के लेखकों में अब्बास खां सरवानी शामिल नहीं था। अब्बास खां सरवानी शेर शाह सूरी का इतिहास लिखा है तथा इस पुस्तक का नाम है तारीख ए शेरशाही। ठीक है, तारीख ए शेरशाही किसने लिखी है? अब्बास खां सरवानी ने, जो कि शेर शाह सूरी का इतिहासकार था, ना कि बाकी जो जितने भी दे रखे हैं वो सब दिल्ली सल्तनत के इतिहासकार थे। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, बचपन में ही हम लोगों ने पढ़ा, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी। ठीक है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, इसलिए ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन एक तरीके से ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो इसका सलूशन पढ़ लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक भाइयों ने मिलकर की थी। उन्होंने संगम वंश की नींव रखी एवं शासन किया। यद्यपि हरिहर प्रथम शासक था, परंतु विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का दोनों ने मिलकर की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? तो यह तुंगभद्रा नदी के पास था। कृष्णा नदी की सहायक तुंगभद्रा नदी के तट पर हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है। ठीक है, विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है। कहाँ है? कर्नाटक में। इस साम्राज्य पर 4 राजवंशों, कौन कौन? संगम वंश, सालुब वंश, तुलुब वंश एवं आरावीडु वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय था। विजयनगर का साम्राज्य उनके कार्यकाल में भव्यता के शिखर पर पहुंच गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20, तुलुभ राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो वीर नरसिंह ने इस तुलुभ वंश की स्थापना करी थी। तुलुभ राजवंश की स्थापना 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह तुलुभ द्वारा की गई थी। वीर नरसिंह तुलुभ ने 1505 ईस्वी तक विजयनगर पर शासन किया। तत्पश्चात उसके भाई कृष्णदेव राय ने 1509 से 1529 ईस्वी तक शासन किया। कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर साम्राज्य ऐश्वर्य और शक्ति की चरम सीमा पर पहुंच गया। कृष्णदेव राय ने नागलपुर तेलुगु भाषा में नामक एक नवीन नगर बसाया तथा अमुक्माल्याद तेलुगु भाषा में नामक ग्रंथ की रचना की। मुगल शासक बाबर ने भी अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? तो ये विजयनगर साम्राज्य के में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियों को समाज में सम्मान प्राप्त था। इस काल में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। उनको राज्य सेवा में भी स्थान प्राप्त होता था। वे संगीत, नृत्य और ललित कलाओं के अतिरिक्त शस्त्र विद्या में भी भाग लेती थीं। पायस के अनुसार कुश्ती लोकप्रिय खेल था। यह पुरुषों और महिलाओं के लिए समान रूप से प्रचलित था। स्त्रियां अंगरक्षिका और सुरक्षाकर्मी के रूप में नियुक्त की जाती थीं। वह युद्ध क्षेत्र में भी जाती थीं। ठीक है, इस तरह से हमारा सल्तनत वाला जो चैप्टर था ख़त्म हुआ और मुगल साम्राज्य स्टार्ट हुआ। निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो हुमायूं अपने पुस्तकालय से गिरकर मर गया था। ठीक है, हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। लेन पूल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? काला नौर में। ठीक है, हुमायूं की दीन-ए-पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरते समय जनवरी 1556 ईस्वी में मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु के बाद 14 फरवरी 1556 को अकबर का काला नौर में राज्याभिषेक कराया गया। इस समय अकबर की आयु 14 वर्ष से कम थी। अपने पिता की मृत्यु के समय अकबर अपने शिक्षक बैरम खां के साथ काला नौर में था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? तो ये शेरशाह सूरी के समय हुआ था। अफगान शासक शेरशाह सूरी 1540 से 1545 के शासनकाल में भारत का पहला रुपया मुद्रित किया गया था। इसका वजन 178 ग्रेन था। यह रुपया चांदी का था। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? तो ये मतलब लेखपाल का क्वेश्चन है, शेरशाह ने कराया था स्टार्ट। ठीक है, उपयुक्त शासकों में से शेरशाह सूरी ने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की। उसने गज-ए-सिकंदरी द्वारा भूमि की पैमाइश कराई। उपज के आधार पर भूमि को उत्तम, मध्यम और निकृष्ट 3 श्रेणियों में बांटा गया। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? अकबर के नाम से। ठीक है, जिसने मूवी भी देखी उसको भी पता होगा। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां, हमने पहले भी देखा है। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ? अकबर और हेमू के। पानीपत हरियाणा का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू के बीच लड़ा गया, जिसमें हेमू की पराजय हुई तथा बैरम खान ने उसकी हत्या कर दी। हेमू आदिल शाह का वजीर एवं सेनापति था। आदिल शाह की तरफ से उसने 12 युद्धों में भाग लिया, जिसमें से 22 में उसको विजय प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? अबुल फजल वह अकबर के वजीर थे और अकबर शासन में अकबरनामा के लेखक थे। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। ये स्टेटमेंट सही है। राजा मान सिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे, तो ये तो गलत है। शायद टोडरमल का नाम आपने सुना हो, तो वो वित्त मंत्री थे। अब्दुल रहीम खान खाना वह कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खां के पुत्र थे। ये स्टेटमेंट सही है। मुल्ला दो प्याजा ये कौन थे? वह मुग़ल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया था कौन सा गलत है? तो क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर बी है, राजा मान सिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे, ये गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अकबर के राज दरबार में नवरत्नों में राजा मानसिंह अकबर के सेनापति थे, ना कि वित्त मंत्री। ठीक, बाकी सब सही है। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? मियाँ तानसेन को। अकबर ने मियाँ तानसेन को दरबारी संगीतज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। वह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे, जहाँ से अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और उच्च स्थान प्राप्त किया। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। तानसेन का असली मूल नाम था रामतनु पांडे। ये भी बहुत बार पीसीएस में आ चुका है। और उनका मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में। यूपी पीसीएस 2022 में, सॉरी एमपी पीसीएस 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो तानसेन का जो मकबरा है कहाँ है? ग्वालियर में। ये यूपी वाले एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे कौन? रहीम खान। अकबर का प्रसिद्ध दरबारी मिर्ज़ा अब्दुल रहीम खान खाना हिंदी का श्रेष्ठ कवि था। रहीम के उपनाम से उन्होंने दोहे आज भी प्रसिद्ध हैं। अकबर के नवरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबर की आत्मकथा तुझे के बाबरी को उसके तुर्की मूल रूप से फारसी में अनुवादित किया था, जो बाबरनामा के नाम से प्रसिद्ध है। अकबर का राजकवि फैजी अपने समय का श्रेष्ठ कवि था। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था। ठीक है, तो ये गुजरात विजय, अकबर ने गुजरात विजय 1572 से 73 ईस्वी में की थी और फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना कराई थी। एक वर्ग के इतिहासकारों का मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सीकरी के बुलंद दरवाज़ा का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में कराया था, जबकि पर्सी ब्राउन ने इसका निर्माण दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में बताया। तो इसमें विवाद है, लेकिन गुजरात वाला जो ज़्यादातर हर जगह यही लिखा है। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में स्थित है। ठीक है, इनमें से कौन सा मुग़ल सम्राट अनपढ़ था? अकबर, मूवी भी देखी हो, पता होगा। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीतियों की आलोचना की? बदायूं ने अकबर की धार्मिक नीतियों की आलोचना करी थी। हल्दी घाटी का युद्ध सन 1566 में, ठीक है, 1576 ईस्वी में किन के बीच लड़ा गया था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, हल्दी घाटी राजस्थान का युद्ध जून 1576 में मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुग़ल शासक अकबर के बीच हुआ था। इसमें मुग़ल सेना का नेतृत्व मानसिंह तथा आसफ खान ने किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाला एकमात्र मुस्लिम सरदार हकीम खां सूर थे। इस युद्ध में राणा पराजित हुए तथा उन्हें अरावली की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी थी। भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो 1605 से लेकर 1627 ईस्वी जहांगीर का शासनकाल था। ठीक है, थॉमस रो मुग़ल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला? अजमेर के किले में मिला। थॉमस रो मुग़ल सम्राट जहांगीर से अजमेर के किले में मिला था। वह ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में मुग़ल दरबार में आया था। इनमें से कौन सा मुग़ल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? औरंगजेब। और कुछ ज़्यादा जानना नहीं इसमें। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुग़लों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? तो ये औरंगजेब के समय ज़्यादा स्टार्ट हो गया था। यह 1656 ईस्वी में शाहजहाँ के शासनकाल में सर्वप्रथम नेताजी शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुग़ल क्षेत्र पर आक्रमण किया, लेकिन मराठों एवं मुग़लों में प्रत्यक्ष संघर्ष औरंगजेब के शासनकाल में शुरू हुआ। 1665 ईस्वी में पुरंदर के युद्ध में शिवाजी का सामना मुग़ल सेनापति जयसिंह से हुआ। आगे चलकर 1680 से लेकर 1707 तक मुग़लों के खिलाफ मराठों का स्वतंत्रता संघर्ष चलता रहा। औरंगजेब शाहजहाँ का पुत्र था। ताजमहल के सुलेख कैलियोग्राफर अमानत खान सिराजी ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया। ठीक है, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? तो किसी ने कुतुब मीनार थोड़ा घूमा भी होगा तो उसको पता है। तो कुतुब मीनार के परिसर में हमारा ये लौह स्तंभ लगा हुआ है, जिसमें जंग नहीं लगती। दिल्ली का बड़ा फेमस है। आगे बढ़ते हैं।
बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम शहर में यूपी पीछे बहुत बार आ चुका है। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुग़ल शासक के सहयोगी थे? तो मीर सैयद अली ये हुमायूं के समय चित्रकार था, बहुत फेमस था। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्नलिखित में से किस मुग़ल शासक ने की थी? शाहजहाँ ने। दिल्ली शाहजहानाबाद में एक किला बनवाया था जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी किले में प्रसिद्ध तख्ते ताऊस रखा जाता था जिसे मोर सिंहासन कहा जाता था। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है। इनमें से कौन सा राजा इसके निर्माण में योगदान नहीं है? तो अलाउद्दीन खिलजी का कुतुब मीनार के बनवाने में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं आगे। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ करवाया और सुल्तान इल्तुतमिश ने कार्यकाल में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बिजली गिरने से इसकी चौथी मंजिल जो क्षतिग्रस्त हो गई, अतः फिरोज शाह ने उसे तोड़वाकर उसके स्थान पर 2 मंजिलों का निर्माण करवाया। इस प्रकार कुतुब मीनार 4 मंजिलों के स्थान पर 5 मंजिलें बन गईं, जो आज भी विद्यमान है। स्पष्ट है कि कुतुब मीनार के निर्माण में अलाउद्दीन खिलजी का कोई योगदान नहीं है। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। पंचमहल कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। पंचमहल का निर्माण अकबर द्वारा करवाया गया था। इस इमारत का निर्माण फतेहपुर सीकरी के अंदर किया गया था। निम्नलिखित में से किस मुग़ल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण कराया? अकबर ने कराया था। नेक्स्ट है, वही एक्सप्लेनेशन दे रखा है। दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? मिराक मिर्ज़ा घियात। ठीक है, हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? मिराक मिर्ज़ा घियात था। आगे बढ़ते हैं। मुग़ल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या था? बाबरनामा। तारीख़ ए फ़िरोज़ शाही के लेखक कौन है? ज़ियाउद्दीन बरनी। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन है? अबुल फ़ज़ल, पहले भी देख चुके हैं हम लोग। आइन ए अकबरी किसने लिखी? आइन ए अकबरी लिखी है अबुल फ़ज़ल ने। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बाबरनामा बाबर, शाहजहाँनामा मोहम्मद ताहिर, हुमायूंनामा हुमायूं ने लिखी नहीं, हुमायूंनामा उनकी सिस्टर ने लिखी थी, बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी ये जहांगीर ने लिखी। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम, हमने ऊपर भी देखा। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हुई? तो रंगून भेज दिया गया था इनको। अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु 1862 ईस्वी में रंगून में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? सआदत खां अवध का प्रथम नवाब था। नेक्स्ट है, पहला कठपुतली मुग़ल सम्राट कौन था? जहांगीर शाह। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम के पश्चात ईरानी दल के नेता जुल्फ़िकार खां की सहायता से जहांगीर शाह शासक बना। उसके शासनकाल में प्रशासन वास्तव में जुल्फ़िकार खां के हाथों में ही था, जो कि वज़ीर बन गया था। मुग़ल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? कोतवाल कहते थे। मुग़ल काल में पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल कहा जाता था। मुग़ल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? कानून और व्यवस्था बनाए रखना मुग़ल शासन के समय कोतवाल की सही भूमिका थी। ठीक है, मुग़ल शासन के दौरान कोतवाल नगर का कानून और व्यवस्था बनाए रखने वाला अधिकारी होता था। आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास विविध प्रश्न। ठीक है, मिसलेनियस प्रश्नों की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो तुकाराम जी शिवाजी के समकालीन थे। संत तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। संत तुकाराम 17वीं शताब्दी के एक महान संत, कवि और महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभ थे। भारत में शासन करने वाले शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? शेर शाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। अब देखिए, इल्तुतमिश पहले आया, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, फिर सूरी, फिर अकबर। ठीक है ना, 4312 सी ऑप्शन हो गया। यदि आपने लूसेंट भी पढ़ी है ना, तो यदि सिस्टमेटिकली
पेज बाई पेज पढ़ी तो आपको ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले आपने इल्तुतमिश का चैप्टर पढ़ा, फिर अलाउद्दीन खिलजी का, फिर सूरी का, फिर अकबर आया बाद में। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1699 में गोविंद सिंह ने वैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की समान बैठक बुलाई थी तथा खालसा की नींव रखी थी। ठीक है, तो इसमें सभी ऑप्शन गलत हैं, लेकिन इसका सही आंसर है 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद साहब ने वैसाखी दिवस को, ठीक है, वैसाखी त्यौहार होता है हमारा, वैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की एक बैठक बुलाई थी और उसमें खालसा की नींव रखी थी। ठीक, फिर इसमें मैचिंग दे रखा है। अब देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है 1526 को, आपने पहले भी देख लिया। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 को। अब ऐसे आप कैसे याद रखेंगे? 1857 को हुआ है आज़ादी का पहला युद्ध। ठीक है, 1857 तो कोई नहीं भूलेगा। प्लासी का युद्ध 100 साल पहले हुआ है। ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ है 1757 में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है 1576 में, और ताली कोटा का युद्ध हुआ है 1565 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? 1333 में इब्न बतूता भारत पहुँचे। गुरु नानक देव का जन्म हुआ है 1469 में, ना कि 1506 में। तो स्टेट नंबर बी वो गलत हो गया हमारा, यही इसका आंसर हो गया। लेकिन बाकी देख लेते हैं। मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया 1290 में। मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया 1290 में। वास्को डिगामा कालीकट में आया, ये तो सबको याद है क्योंकि ऑलरेडी पीसेस में आया हुआ है 1498 में। ठीक है, वास्को डिगामा कालीकट में आया 1498 में। तो थोड़ा टफ क्वेश्चन है ये, लेकिन फिर भी आप मतलब ये तो डी स्टेटमेंट तो देखो सबको पता है। वास्को डिगामा कालीकट में आया 1498 में। कोई भी किताब पढ़ लो, लूसेंट्स वगैरह से लेके सब में ये दे रखा है फैक्ट। आगे बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो रामानंद को दिया जाता है। ठीक है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय रामानंद को जाता है। वह रामानुजाचार्य के शिष्य थे। उन्होंने सगुण उपासना पर बल दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था? तो देखिए, जो हम पढ़ते हैं सिखों का गुरु ग्रंथ साहब, वो उसका जो संकलन है वो गुरु अर्जुन देव जी ने किया था। 5वें गुरु हैं ये। गुरु ग्रंथ साहब अथवा आदि ग्रंथ का संकलन सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया था। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमंदिर साहब की नींव रखवाई। कालांतर में रणजीत सिंह के द्वारा हरमंदिर साहब में स्वर्ण जड़वाने के बाद अंग्रेज़ों द्वारा इसे स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल का नाम दे दिया गया। विद्रोही खुसरो का समर्थन करने के कारण 1606 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर ने राजद्रोह के आरोप में गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह अंतिम सिख गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह 10वें एवं आखिरी सिख गुरु थे। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ है 1666 ईस्वी में पटना में। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन मतलब बीपीएससी में खूब पूछा जाता है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था 1666 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह सिखों के खालसा पंथ के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, हमने ऊपर भी देखा खालसा पंथ की स्थापना किसने करी? गुरु गोविंद सिंह ने करी थी। ठीक है, तो जितने इसमें क्वेश्चन थे मैंने सब डिस्कस कर दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास की। तब तक के लिए टेक केयर।